Assalamu alaikum dear students of class 10. Today we will study about chapter number 11, that is homeostasis, that what is homeostasis and what is the effect of homeostasis on our body. So homeostasis may be defined as the maintenance of internal condition of the body at equilibrium despite changes in the external environment, यानी कि बाहर वाले हालात के चेंजेस के बावजूद, आपकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें चेंज आने के बावजूद अपने बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को बिल्कुल मेंटेन रखना होमियोस्टेसिस कहलाता है। इसकी आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है कि जो कोर टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, अंदरूनी टेम्परेचर, वो है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, यानी कि बाहर में जितनी भी चेंजेस आ जाएं, या सर्दियाँ होती हैं, कभी गर्मियाँ आती हैं शदीद, लेकिन आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है। इसी तरह आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल 1 ग्राम पर लीटर ऑफ द ब्लड रहता है। बेशक आपने अभी अभी खाना खाया हो या बेशक आप ने काफ़ी देर से खाना ना खाया हो, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन रखा जाता है। बॉडी सेल नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच, यानी कि आपके जिस्म के हालात एक ख़ास कंडीशन के साथ सेट हो गए हैं और उसमें चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसके अलावा चैप्टर 6 याद करें 9th का, तो उसमें आपको याद आएगा कि आपके एंजाइम्स को भी ख़ास ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए होती हैं जिसमें वो सही काम कर सकें। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्टेबल इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो आपकी एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। नीचे कुछ एग्जांपल है होमियोस्टेसिस की। फर्स्ट वन है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, यानी कि वाटर की होमियोस्टेसिस, आगे थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर की होमियोस्टेसिस, और आगे एक्सक्रीशन यानी कि मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिक मटेरियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो मीन वाटर, रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस, द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी, यानी कि जिस्म में पानी और नमकियात को मेंटेन रखने को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। We know that the relative amount of water and salt in body fluids and inside the cell control the process of diffusion and osmosis, which are essential for the functioning of cells। कि आपकी बॉडी में वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो सेल्स के दरमियान में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को मेंटेन रखती है, ठीक है। और इसके अलावा आपके बॉडी फ्लूइड्स, जैसे आपकी बॉडी में वाटर वगैरह और डिज़ोल्व सॉल्ट मौजूद होते हैं, तो उनको ये मेंटेन रखता है ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद है थर्मो रेगुलेशन। इसमें आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। जिस तरह आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये नहीं है कि अगर एनवायरनमेंट पे टेम्परेचर 44 है तो आपकी बॉडी का भी 44 हो जाए। और अगर आप किसी ठंडे इलाके में चले गए हैं जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या 10 या 8 है, तो आपकी बॉडी भी 10 या 8 पे चल जाए, तो फिर तो फंक्शन सारे स्टॉप हो जाएंगे बॉडी के। तो आपकी बॉडी को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में सेट रखा जाता है। द एंजाइम ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे आपके एंजाइम बेस्ट काम करते हैं। चेंज इन बॉडी टेम्परेचर से आपकी एंजाइम की फंक्शनिंग भी अफेक्ट हो सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। एक्सक्रीशन भी होमियोस्टेसिस की एक टाइप है। इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को जिस्म में से रिलीज़ कराया जाता है, ठीक है, ताकि बॉडी में इंटरनली टॉक्सिक यानी कि जहरीले मवाद जमा ना हो सकें। मेटाबॉलिक वेस्ट मीन एनी मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्म द बॉडी, यानी कि आप जब खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है, जो चीज़ ज़रूरत होती है उन्हें बॉडी में रख लिया जाता है, जो एक्स्ट्रा होती है उन्हें बॉडी में से रिलीज़ कर दिया जाता है। अगर रिलीज़ नहीं करवाया जाएगा तो वो आपकी बॉडी में जमा होती जाएंगी और टॉक्सिक हो जाएंगी। तो ये आपके पास 3 एग्जांपल्स आ जाती हैं होमियोस्टेसिस की, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले प्लांट्स की होमियोस्टेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट, यानी कि प्लांट्स जो हैं ये भी एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, और अपनी इंटरनल कंडीशंस को हमारी तरह ये भी मेंटेन रखते हैं, यानी कि होमियोस्टेसिस का अमल इनमें भी है। They apply different mechanism for homeostasis of water and other chemical
यानी कि प्लांट्स में होमोस्टेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वाटर होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्ट वगैरह पाए जाते हैं। रिमूवल ऑफ, सबसे पहले हम इसमें प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वाटर के बारे में और उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट के। So now we will discuss about how carbon dioxide and oxygens are removed from the plant body. So at daytime, as you know all, photosynthesis हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाए जाते हैं, ठीक है। और रात के वक्त जो प्लांट्स हैं वो रेस्पायरेशन करेंगे, ठीक है, यानी कि उसी ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला के ब्रेक डाउन करवा के ग्लूकोज की, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ कराया जाएगा। अब दिन के बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान बनती है वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर दी जाती है और ये एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। लेकिन रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होती, तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्स्ट्रा होती है, तो इस वजह से वो टिश्यूज़ में आके और बॉडी में से रिलीज़ हो जाती है। इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा ये स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट की बॉडी में से रिलीज़ हो जाएगी। और जो यंग रूट्स होती हैं उनमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रूट्स की सरफेस के ऊपर से और रूट हेयर्स में से रिलीज़ हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ दिन के टाइम बनता है और वो फोटोसिंथेसिस की एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। इसकी जितनी यूटिलाइजेशन होती है, यानी कि जितना चाहिए होता है उसे सेलुलर रेस्पायरेशन में इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो सेलुलर रेस्पायरेशन से बच जाता है, ठीक है, उसको स्टोमेटा के ज़रिए से रिमूव करवा दिया जाता है। इसके बाद है जी एक्स्ट्रा वाटर के लिए क्या अडॉप्टेशन है। प्लांट्स जो हैं वो वाटर लेते हैं सॉइल में, प्लांट्स जो हैं वो वाटर लेते हैं सॉइल से, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट की अपनी बॉडी में भी सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान वाटर की प्रोडक्शन होती है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको रिमूव कराया जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं कि पहले अपनी टर्जिडिटी के लिए उन्हें जितना भी पानी चाहिए वो अपनी सपोर्ट के लिए उसको बॉडी में स्टोर करते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसको प्लांट अपनी बॉडी में से रिमूव करा देते हैं, ठीक है। एट नाइट ट्रांसपायरेशन नहीं होती रात के वक्त, ठीक है। तो मतलब दिन में तो जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एवपोरेट होकर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से रिमूव होता रहता है, लेकिन रात के वक्त क्योंकि ट्रांसपायरेशन नहीं होती, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाती है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी है, यानी कि पौधे को आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है, तो वाटर रूट्स में जाएगा और वहाँ से वो जाइलम वेसल्स में जमा होता रहेगा। फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा प्लांट में। कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रासेस हैं वो पुश अप करके इस पानी पे ज़ोर लगा लगा के उसे अपने स्पेशल पोर्स में भेजेंगे और लीव्स की टिप्स पे, मार्जिन्स पे जो पोर्स लगे होते हैं, ठीक है, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। इन पोर्स की टिप्स पे आके उस पानी को जमा करते रहते हैं, वो ड्रॉप बनता रहता है। फिर ये ड्रॉप एक एक करके जो है वो गिर जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स को हम कहते हैं गटेशन। साथ आपके पास दो नॉलेजेस हैं, एक तो ये कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि जो प्लांट्स की जनरल सरफेस से एवापोरेशन होती है उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और इसके अलावा कहता है कि गटेशन को आपने ड्यू के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल ड्यू जैसी लगती है। असल में ड्यू क्या होती है कि एटमॉस्फेयर में जितने भी पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो गैस की फॉर्म में होते हैं। जब वो प्लांट की ठंडी बॉडी के साथ टकराते हैं तो वो गैस वहाँ पे कंडेंस होकर लिक्विड बन जाती है, ठीक है।
तो ये ड्यू है, जबकि गटेशन के बारे में आपने पढ़ा कि एक्स्ट्रा वाटर को फोर्स करके टिप से निकालना गटेशन कहते हैं। इसके अलावा प्लांट्स का लास्ट वेस्ट है यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी में इनसॉल्युबल मटेरियल के तौर पे जमा करते रहते हैं, फिर वो डिज़ोल्व नहीं होता, एक जगह पे बैठा रहता है और प्लांट को बज़ाहिर कोई नुकसान भी नहीं देता। कैल्शियम ऑक्सोलेट दिखाया गया आपको इस पिक्चर में, जो कि टोमेटो के लीव्स के अंदर डिपॉजिट होता रहता है, जमा होता रहता है नीडल्स की फॉर्म में। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये कैल्शियम ऑक्सोलेट के क्रिस्टल्स हैं जिन्हें टोमेटो की बॉडी में स्टोर किया जाता है। द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीफ फॉल, यानी कि ये जो ऑटम में पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस होता है। इफ़ द लीव्स आर नॉट शेड द कैल्शियम ऑक्सोलेट जस्ट रिमेन एट हार्मलेस मटीरियल इन द लीव्स, यानी कि अगर ख़िज़ा के पत्ते ना गिरें तो उनमें जो कैल्शियम ऑक्सोलेट के क्रिस्टल और बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट सारी फजूल चीज़ें जमा हुई होती हैं, ठीक है, तो वो सारी प्लांट की बॉडी के लिए नुकसानदेह बन जाएंगी, ठीक है। In trees which shed their leaves yearly, the excretory products are removed from body during leaf fall. अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने लीव को हर साल गिरा देते हैं ख़िज़ा के मौसम में, ठीक है, तो वो तो इस तरीके से अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करके उसे मिट्टी में डाल देते हैं। अदर वेस्ट मटेरियल जैसा कि हैं रीजन्स जो कि कॉनिफेरस ट्रीज़ में होती हैं, गम्स कीकर से होती हैं, और लैटिक्स जो रबर प्लांट्स में से निकलता है, और म्यूसिलेज जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि कीड़े मकोड़े को अपनी बॉडी के साथ अटैच करके फिर उन्हें खाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो भी रिमूव होती हैं कुछ प्लांट से, और ये प्लांट्स के लिए तो एक्स्ट्रा हैं जैसे कि रीजन्स, गम्स, लैटिक्स और म्यूसिलेज, लेकिन हम इन्हें एडहेसिव पर्पस के लिए चीज़ें चिपकाने वगैरह के लिए एज अ गम, UHU, गम स्टिक वगैरह में इनको हम इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत करामत चीज़ें हैं हमारे लिए। प्लांट्स के लिए ये वेस्ट मटेरियल होते हैं।